नमस्कार दोस्तों। आए सब पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस नए लेक्चर सीरीज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1805 से लेकर 1835 का जो कालखंड है इसके बारे में। तो इस समय काल के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स का समय काल, एंग्लो लेवल वॉर और विलियम बेंटिंग का समय काल। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे जॉर्ज बार्लो के समय काल के बारे में। तो जॉर्ज बार्लो का समय काल था 1805 से लेकर 1807 तक। तो जॉर्ज बार्लो के समय काल में एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो था म्यूटिनी ऑफ वेलोर। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो वन। तो लॉर्ड मिंटो वन का समय काल था 1807 से लेकर 1813 तक। लॉर्ड मिंटो वन के साथ मॉले मिंटो वाला जो मिंटो है उनको कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो लॉर्ड मिंटो वन के समय काल में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया गया था बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश एम्पायर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत बताया गया था जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर का उत्तरी वाला हिस्सा रहेगा महाराजा रंजीत सिंह के पास और दक्षिणी वाला हिस्सा रहेगा ब्रिटिश एम्पायर के पास। तो बेसिकली सतलुज रिवर को यहाँ पर बाउंड्री बताया गया था बिटवीन सिख एम्पायर एंड ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये भी पास किया गया था लॉर्ड मिंटो वन के समय काल में। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं चार्टर क्या होता है। चार्टर एक रिटन ग्रांट होता है जो कि इशू किया जाता है कोई भी राजा या फिर लेजिस्लेटिव पावर के द्वारा। यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट भी हो सकता है। तो चार्टर बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है कंपनी या फिर यूनिवर्सिटी को। तो चार्टर के अंदर लिखित फॉर्म में मेंशन रहता है क्या क्या राइट, क्या क्या प्रिविलेज कंपनी या फिर यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है। ठीक है, तो सन 1600 में एलिजाबेथ वन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया गया था। तो इस चार्टर के अंदर क्या क्या मेंशन था, इस चार्टर के अंदर मेंशन था इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई एलाय इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मोनोपोली प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो आगे जाकर रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। नेक्स्ट 1793 में ये डिसाइड किया गया जो चार्टर जो है, चार्टर हर 20 साल के अंदर अंदर रिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो अगला चार्टर आया था 1813 में, नेक्स्ट चार्टर आया था 1833 में और सबसे अंत जो चार्टर है ये आया था 1853 में। तो टोटल 3 चार्टर आया था, एक 13 में, एक 33 में और एक 53 में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 1857 में क्या होता है, बगावत हो जाता है। ठीक है, सिपोई म्यूटिनी हो जाता है। तो सिपोई म्यूटिनी के बाद 1858 में इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो रूल है ये डायरेक्ट क्राउन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी का जो रूल है ये खत्म हो गया। तो कंपनी का रूल खत्म होने के बाद से चार्टर एक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो 1858 के बाद क्या आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कॉज फॉर ब्रिंगिंग द एक्ट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन कॉज क्या था। तो पहला जो कॉज था वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक लार्ज ट्रेडिंग कम्युनिटी बन गया था जो चाहता था इंडिया का जो मार्केट है वो उनके लिए ओपन हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से बहुत सारा मैनचेस्टर में बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा था। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट चाहिए और इंडिया का मार्केट क्या था, तब मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसलिए वो जो प्रोडक्ट है यहाँ पर इंडिया में बेच नहीं सकते, तो इसलिए उनको इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया का मार्केट एक्सेस चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मांग किया रिमूवल ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट जो यहाँ पर कॉज था वो था यूटिलिटेरियन। जो इंडिया इंग्लैंड में जो यूटिलिटेरियन समाज थे वो चाहते थे, उनका सोच काफी लिबरल था, तो वो चाहते थे इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हट जाए और डायरेक्ट क्राउन रूल स्टेब्लिश हो। क्योंकि तो वो चाहते थे इंडिया में जो ब्राउन रेस है, ब्राउन रेस को सिविलाइज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आखिरी जो कॉज था यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी। क्रिश्चियन मिशनरी गवर्नमेंट को तब प्रेशराइज कर रहे थे। तो क्रिश्चियन मिशनरी चाहते थे इंडिया आकर अपना जो धर्म है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो इसी को कहा जाता है इवेंजलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन था। फर्स्ट जो प्रोविजन था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर दिया गया था हर 20 साल के अंदर अंदर ये रिन्यू होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोविजन था, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्न एजुकेशन का यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंग्लिश रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो ब्रिटिश सब्जेक्ट है, ब्रिटिश सब्जेक्ट यहाँ पर अलाउ कर दिया गया। तो आगे तो यहाँ पर जो मैनचेस्टर है, यहाँ पर इंग्लैंड का जो ट्रेडर्स है ये अब इंडिया आकर बस सकते हैं और इंडिया आकर अपना जो कंपनी है ये अब खोल सकते हैं। ठीक है, और जो क्रिश्चियन मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी को भी अलाउ कर दिया गया। तो इंडिया आकर क्रिश्चियन मिशनरी अपना जो क्रिश्चियनिटी है इनका इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं अब। और मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी बंद कर दिया गया। सिर्फ जो टी और ट्रेड विथ चाइना है इसके लिए जो अगले 20 साल के लिए जो मोनोपोली है ये सिर्फ दे दिया गया था। ठीक है, तो ट्रेड विथ चाइना बेसिकली क्या था, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ओपीएम
चाइना में एक्सपोर्ट करते थे और चाइना से गन पाउडर और जो रेशम है ये इंपोर्ट करते थे तब, ठीक है। और जो अदर जो ब्रिटिश मर्चेंट है उनको भी अलाउ कर दिया गया इंडिया में आके बसने के लिए और इंडिया में आके अपना जो कंपनी है ये खोलने के लिए, ठीक है। तो आगे जाकर आप देख सकते हो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है तो इसी से उभर के आया है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने तब क्या था, जो मैनचेस्टर और लंदन का जो ब्रिटिशर्स था वो तब कलकत्ता आके बस गए थे, तो आगे जाके जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है इन्हीं से जाकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स के समयकाल के बारे में। तो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स का समयकाल था 1813 से लेकर 1823 तक। तो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इन दोनों को याद रखने का एक तरीका है। लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स के टाइम में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समयकाल में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेस्ली इन दोनों का सोच एक जैसा ही था। तो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स भी चाहते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य जो है ये और भी एक्सपांसन करे, तो इसलिए उन्होंने एंग्लो नेपाली वार लड़ा था तब, ठीक है। तो इनका सोच क्या था, इनका सोच था एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी। तो इसलिए इनके टाइम में एंग्लो गुरखा वार होता है, ठीक है। और सप्रेशन ऑफ पिंडरी, तो 1817 में जो पिंडरी है पिंडरी को सप्रेस किया जाता है। और जो मराठा है मराठा को यहाँ पर फुल्ली सप्रेस किया जाता है। तो आगे जाकर जो मराठा एम्पायर है पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है थर्ड एंग्लो मराठा वार में। और जो रॉयतवारी सिस्टम है रॉयतवारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स के द्वारा। तो रॉयतवारी सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। पहले हम देख रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हम देख रहे हैं लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स के टाइम में रॉयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और 1817 में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। तो हिंदू कॉलेज किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है और जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये प्रोमोट करने के लिए हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था बाई राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हेयर, ठीक है। और 1817 में ब्रिटिशर्स के द्वारा 3 संस्कृत कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया गया, एक कलकत्ता में और एक दिल्ली में और एक आगरा में। और जो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स जो थे ये क्या थे, ये थे लिबरेटर ऑफ प्रेस, ठीक है। तो प्रेस के लिए इनका रवैया काफी लिबरल था। और पहले क्या था, पहले लॉर्ड वेलेस्ली के समय काल में जो प्रेस है प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाया गया था, तो इन्होंने आके जो प्रेस के ऊपर जो सेंसरशिप था ये हटा दिए थे तब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये था 1823 का नक्शा इंडिया का। तो देखिए ब्लू कलर का जो हिस्सा है ब्लू कलर का हिस्सा है सब्सिडरी अलायंस के अंदर, और जो पिंक कलर का जो हिस्सा है ये है डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर देखिए सिख एम्पायर तक बचा है ब्रिटिश रूल से, और सिंध है यहाँ पर, भवालपुर है और नेपाल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब ब्रिटिशर्स के कब्जे में तब नहीं थे 1823 में। नेक्स्ट देखिए एंग्लो नेपाल वॉर। तो एंग्लो नेपाल वॉर का समयकाल था 1814 से लेकर 1816 तक। तो एंग्लो नेपाल वॉर का मेन कॉज क्या था, मेन कॉज था मार्केट एक्सेस और था रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंग्लो नेपाल वॉर खत्म होता है ट्रीटी ऑफ सगौली से। तो ट्रीटी ऑफ सगौली साइन होता है 1816 में। तो ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत नेपाल एक्सेप्ट किया एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा काठमांडू पर, और अपना जो टेरिटरी है गढ़वाल और कुमायूं का जो रीजन ये सीडेड कर दिया गया ब्रिटिशर्स को, और जो अपना जो क्लेम था तराई रीजन के ऊपर ये भी अबेंडन कर दिया। और जो अपना जो आर्मी है सिक्किम के ऊपर ये भी विद्रोह कर लिया गया, और सिक्किम तब एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। और सबसे बड़ा फायदा क्या था ब्रिटिशर्स को मिला यहाँ पर, सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर मिला जो रिक्रूटमेंट ऑफ गुरखा इन ब्रिटिश आर्मी। तो तब से ब्रिटिश आर्मी में जो गुरखा रेजिमेंट है ये शामिल हो गया था, ठीक है। तो इंडिया में ये जो इंडियन आर्मी जो है इंडियन आर्मी के अंदर भी एक गुरखा रेजिमेंट है। तो 200 साल का एक कस्टम आज भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो गढ़वाल और कुमायूं का जो रीजन है सीडेड कर दिया गया था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हिल स्टेशन बैठाया शिमला मसूरी और नैनीताल। तो गर्मी में जाकर बैठ जाते थे शिमला मसूरी और नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो गया था ट्रेड विथ सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट हम देखेंगे बार्मा वार के बारे में। तो बार्मा वार के पीछे मेन कॉज क्या था, बार्मा वार के पीछे मेन कॉज था फॉरेस्ट रिसोर्स, और एक था मार्केट एक्सेस रॉ मटेरियल, और सबसे मेन कॉज क्या था, सबसे मेन कॉज था इंडो चाइना रीजन के ऊपर फ्रेंच बहुत हावी हो रहा था, ठीक है। क्योंकि लाओस कंबोडिया वियतनाम सब कैप्चर कर रहे थे फ्रेंच। तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे ब्रिटिशर्स को यहाँ पर लगा फ्रेंच बार्मा कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बार्मा पहले ही कैप्चर कर लिया फ्रेंच के पहले। तो फर्स्ट बार्मा वार का समयकाल था 1824 से लेकर 1826 तक। तो फर्स्ट बार्मा वार के पीछे इमीडिएट रीजन क्या था, इमीडिएट रीजन था बार्मीज जो एम्पायर है ये ऑक्युपाई कर लिए थे अराकान और मणिपुर, ठीक है।
तो इसलिए जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पर लगा आगे जाकर वो आसाम तक बढ़ सकते हैं या फिर ब्रह्मपुत्र वैली तक बढ़ सकते हैं, इसलिए उनको रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए उन्होंने जो ब्रिटिश फोर्सेस है, ब्रिटिश फोर्स ने हमला कर दिया रेंगून पर, ठीक है। 1824 में हमला कर दिया जाता है रेंगून में। तो यहाँ पर जो एंग्लो बर्मा वॉर है ये खत्म होता है ट्रीटी ऑफ यांदाबू से। तो ट्रीटी ऑफ यांदाबू के तहत जो बार्मीज एम्पायर है, बार्मीज एम्पायर रिकॉग्नाइज किया मणिपुर एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अराकान का जो तटीय हिस्सा है ये ब्रिटिशर्स को यहाँ पर दे दिया गया था। तो आगे जाकर और भी दो वॉर होता है, एक होता है सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर 1852 में, और एक होता है थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर 1885 में। तो बाद में पूरा जो बार्मीज एम्पायर है ये कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो देखिए बर्मा भी कैप्चर कर लिया गया, बांग्लादेश भी ब्रिटिशर्स के अंदर है, और तब सिंध भी तब कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। तो पूरा जो 1837 का एक नक्शा है तब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग का সময়काल था 1828 से लेकर 1835 तक। तो विलियम बेंटिंग का रवैया काफी लिबरल था। तो विलियम बेंटिंग एक ऐसा प्रशासक थे जो काफी सारा वेलफेयर के ऊपर काम किया, ठीक है। तो इन्होंने इनका काम था सोशल रिफॉर्म के ऊपर। तो अन्य जो भी प्रशासक थे वो सब कहते थे, बट उनका कोई रवैया नहीं था। तो जो भी रवैया था उनका वो सब था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर, सोशल रिफॉर्म के ऊपर उनका कोई काम नहीं था। तो सोशल रिफॉर्म के ऊपर उनका जो काम था वो था सती प्रैक्टिस को एबोलिशन करना। तो 1829 में जो सती प्रैक्टिस है ये एबोलिश किया जाता है, और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है ये भी बैन किया जाता है। और जो ह्यूमन सेक्रीफाइस है, पहले क्या होता था, जो ह्यूमन है ह्यूमन को बलि दिया जाता था, ठीक है, ये भी बैन किया इन्होंने। और जो हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इसके ऊपर काफी सारा सुधार इन्होंने ले आया। और फाइनली जो इनका रिफॉर्म था वो था सप्रेशन ऑफ थग्स, ठीक है। तो पहले क्या होता था, थग्स बहुत था यहाँ पर, ठीक है। तो थग्स सप्रेस किया गया कॉर्नवेलिस स्लीमैन के द्वारा। तो पिंडरी और थग्स के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है, पिंडरी झुंड में अटैक करता है और थग्स जो है ये अकेले अटैक करता है। बेसिकली क्या करते हैं, जो कोई भी एक नशीली पदार्थ देके अपना जो सामान है ट्रेवलर्स को वो छीन लेते थे थग्स। नेक्स्ट देखिए, तो जो विलियम बेंटिंग है, विलियम बेंटिंग का रियासत के ऊपर जो रवैया था वो क्या था, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी था, ठीक है। तो वो इंटरवेंशन नहीं करते थे कोई भी रियासत के ऊपर। तो जहां पर मिस गवर्नेंस होता था वहां पर सिर्फ वो एनेक्स कर लेते थे, ठीक है। तो ऐसा एक घटना था यहाँ पर माइसोर। तो माइसोर उन्होंने एनेक्स कर लिया था मिस गवर्नेंस के लिए। तो बाद में लॉर्ड कबन के अंदर जो माइसोर है, माइसोर को कर दिया था। तो लॉर्ड कबन के नाम से बेंगलोर में एक पार्क है कबन पार्क। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल रिफॉर्म। तो उनका फाइनेंशियल रिफॉर्म के ऊपर क्या क्या काम था वो हम देखेंगे। तो पहले ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डबल भत्ता, आर्मी को एक डबल भत्ता मिलता था या लड़ाई के लिए, तो इसलिए जो डबल भत्ता है, डबल भत्ता उन्होंने एबोलिश कर दिया। डबल भत्ता मतलब जो टीएडी आज का समय में होता है वो मिलता था ऐसे ही आर्मी को, तो वो बंद कर दिया था तब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट देखिए कॉर्नवालिस ने क्या किया था, कॉर्नवालिस ने जो यहाँ पर जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनका जो सैलरी है वो बहुत इंक्रीज कर दिए थे, ठीक है। तो उन्होंने आकर क्या किया, उन्होंने आकर जो सैलरी है ये घटा दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगा था अब जो करप्शन है, करप्शन करने का स्कोप बहुत कम है, इसलिए उन्होंने जो सैलरी है सैलरी को यहाँ पर डिक्रीज कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, जो प्रोविंशियल कोर्ट है, प्रोविंशियल कोर्ट का स्थापना किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो प्रोविंशियल कोर्ट का स्थापना किया गया था ये यहाँ पर एबोलिश कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोहलवारी सिस्टम। तो पहले हम देख रहे थे परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद हम देखा रॉयतीवारी सेटलमेंट, फाइनली हम देख रहे हैं मोहलवारी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर उनका बहुत सारा काम था। उन्होंने क्या किया, जो लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट्स में जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। और जो हायर कोर्ट से, हायर कोर्ट्स में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और जो पार्शियल लैंग्वेज है, पार्शियल लैंग्वेज उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो मुगल टाइम से पार्शियल लैंग्वेज बहुत आ रहा था, तो अब उन्होंने क्या किया, पार्शियल लैंग्वेज को हटा दिया और इंग्लिश लैंग्वेज को हायर कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया। फाइनली जो लॉर्ड बेंटिंग है, लॉर्ड बेंटिंग तब मैकोली कमेटी गठन किए थे, किस लिए, इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तब मैकोली कमेटी गठन किया गया था। और जो कलकत्ता मेडिकल है, कलकत्ता मेडिकल का जो नींव है उन्होंने ही रखी थी 1835 में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जाने के 2 साल बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, लॉर्ड मैकोले मिनट के बारे में, फर्स्ट अफगान वार के बारे में और एंग्लो सिख वार के बारे में, ठीक है। थैंक यू।